Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर के लिए मित्रों। यदि आपने हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को लिया हुआ है जिसको कि हिंदी काव्य के रूप में आप पढ़ते हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। आज मैं आपको सुमित्रानंद पंत जी की लिखी हुई रचना प्रथम रश्मि का दूसरा व्याख्या खंड बताने वाला हूँ। प्रथम व्याख्या खंड आपको इसके पूर्व के वीडियो में प्रदान किया जा चुका है, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं मित्रों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे, जिससे कि मैं आपको आपके अनुसार वीडियो को उपलब्ध करा पाऊँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। ये जो कविता है बहुत ही सरल ढंग से सारे बिंदु आपको समझ में आते चले जाएंगे। सबसे पहले इसको इस तरह से समझेंगे मित्रों, जो इसमें बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि रात का अंतिम पहर छा जाता है। रात का अंतिम पहर है, ये समय की बात बताई जा रही है कि किस समय ये कविता अपने लक्ष्य पर खरा उतरती है। तो रात के अंतिम पहर में छाई अस्निग्धता का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर बता रहा है कि रात के इस पहर में चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है और ऐसा लगता है कि भूत प्रेत विचरण कर रहे हैं उस अंधकार में। चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ रहा है मित्रों। भ्रमर कमल में बंद हो चुके हैं। चकवा चकवी के बिरह में पागल सा घूम रहा है। संसार के समस्त प्राणी पूरी तरह से निद्रा में हैं। ऐसे वातावरण में सबसे पहले बाल विहंगनी अर्थात जो पक्षी है का सुरीला गान सर्वत्र फैला हुआ दिखाई पड़ता है, और उसी के साथ यहाँ वातावरण में सर्वत्र सुख और सौरभ व्याप्त हुआ सा दिखाई पड़ता है। तो ये आपको प्रसंग के रूप में इसको जानना है। संदर्भ आप पूर्वोक्त ही रखेंगे। अब आप देखेंगे मित्रों, प्रत्येक शब्दों को हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो इसमें निकला सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टोना माना। अब आप देखेंगे मित्रों, ये जो है पूरे ही तरह से शब्दों को देखेंगे तो इसमें निकला का मतलब आप निकलने से लेंगे, और सृष्टि का मतलब मित्रों यहाँ पर होता है संसार। सृष्टि को संसार कहा गया है। अंधगर्भ से, जो अंधगर्भ शब्द आया हुआ है, इस अंधगर्भ को अंधकार के भीतर से ये अर्थ लेंगे यहाँ पर। और जो चक्र शब्द है मित्रों, इस चक्र शब्द को हम यहाँ पर षड्यंत्र से मानते हैं, जो षड्यंत्र होते हैं। और इसके पश्चात खल शब्द आया हुआ है। इस खल शब्द का हिंदी मतलब है निश्चर। जो निश्चर होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, रात्रि में विचरण करने वाले होते हैं, उनको खल शब्द से अभिप्रेत किया गया है यहाँ पर। और इसके बाद जो अगला शब्द है मित्रों, जिसको कि हम भूत प्रेत राक्षस के रूप में भी जान सकते हैं, खल को, खल निश्चर को। और इसके पश्चात देखेंगे मित्रों टोना माना। ये टोना माना जो शब्द आया हुआ है, इसको कहते हैं जादू आदि जो होता है। अब आप पूरी कविता का भाव समझ गए होंगे। अब इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, कब यहाँ पर बता रहा है मित्रों कि बाल विहंगिनी जो पक्षी है कि जागने से पहले क्या निकला हुआ है, रात्र के अंतिम प्रहर का वर्णन करता हुआ कब यहाँ पर बता रहा है मित्रों कि निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, कि रात्रि के इस पहर में संपूर्ण संसार में अंधकार व्याप्त था। निकल सृष्टि के अंधगर्भ, अंधगर्भ का मतलब होता है जो इसके भीतर अंधकार छुपा हुआ था, वो अंधकार पूरी तरह से व्याप्त था रात्रि में मित्रों, जिसमें छाया के समान अस्पष्ट आकृति वाले और छायाहीन रात में विचरण करने वाले विभिन्न प्रकार के राक्षस, भूत प्रेत, निशाचर चारों ओर अनेक प्रकार की तरह से फैले हुए थे। छाया तन बहु छायाहीन, यानी इनकी जो आकृति है वो छाया के रूप में भी थी और छायाहीन भी थे राक्षस मित्रों। चक्र रच रहे थे खल निश्चर, अर्थात पूरी तरह से ये जो है चक्र को बना रहे थे, जादू टोने माया आदि चक्र को बना रहे थे, कुकर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये कौन होते हैं? जो निश्चर होते हैं, जो रात्रि में विचरण करने वाले होते हैं, राक्षस, उनके विषय में बात बताई जा रही है मित्रों। चला कुहुक टोना माना। अब यहाँ पर देखेंगे मित्रों, वो पूरी तरह से अपने जाल में
लोगों को फंसाते हुए आगे बढ़ते हैं, जादू टोना सारे कृत्य को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बस यही भाव यहाँ पर प्रतिबिंबित हो रहा है मित्रों। अब हम आपको दूसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं। दूसरी कविता में आप देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पर छिपा रही थी मुख शशि बाला, अर्थात चंद्रमा रूपी जो सुंदरी रात्र है वो अपने मुख को किस रूप में छिपा रही थी मित्रों? अपना प्रकाश फैला करके क्लांत हो चुकी थी, यानी पूरी तरह से अपने प्रकाश को अब वो क्या करने जा रही थी? छिपाने का प्रयास कर रही थी। शशि बाला यहाँ पर बताया गया है मित्रों, जो कि चंद्रमा को ही यहाँ पर एक शशि बाला का रूप बताया गया है कि वो अपने प्रकाश को समेटने का प्रयास कर रही थी। निस के श्रम से हो श्रीहीन, क्योंकि वो पूरी तरह से अपना प्रकाश फैला करके थक चुकी थी। अब उसका प्रकाश भी मंद होते जा रहा था। उसका जो प्रकाश था चंद्रमा का वो पूरी तरह से मित्रों मंद होता जा रहा था, क्योंकि रात्र में ही चंद्रमा का प्रकाश तेजवान होता है और सुबह होते ही उसका प्रकाश मंद हो जाता है। निस के श्रम से, निस के श्रम का मतलब पूरे रात्र के श्रम से, पूरे रात्र में अपने प्रकाश को प्रदान करने की वजह से चंद्रमा जो है प्रकाशहीन होता जा रहा है। वो ऐसा लग रहा कि वो थक सा जा रहा है। कमल क्रोण में बंदी था अली, ध्यान देंगे मित्रों, जो भंवरे हैं वो कमल के गोद में बंदी बने पड़े रहे थे, अर्थात कमल के कोण में, अर्थात कमल के बीच में वो बंदी बने हुए थे। कौन? भंवरे। बंदी था अली, अली माने भंवरा, पूरी तरह से उसमें बंदी बना हुआ था। कोक शोक से दीवाना, अब यहाँ पे कोक शब्द आया हुआ है मित्रों। कोक का मतलब होता है चकवा पक्षी जो होता है। चकवा रात को अपनी चकवी से बिछुड़ जाने के कारण उसके विरह में पागल सा इधर उधर घूम रहा है। कोक शोक अर्थात चकवा चकवी के पक्ष में मित्रों, उसके लिए जो है विरह वियोग में स्थित होकर के पूरी तरह से दीवाना सा घूम रहा है, उसको तलाशने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि आपने इस दृष्टांत को पूरी तरह से समझे होंगे कि चकवा चकवी पक्षी जो है आपस में मिलते नहीं हैं, विरह वेदना इनको हमेशा व्याप्त ही रहती है। जब चकवा रात्रि में रहता है तो चकवी वहाँ से अनुपस्थित रहती है, अर्थात एक दूसरे के विरह में ही ये व्याकुल रहते हैं चकवा चकवी पक्षी। और बिछुड़ जाने के कारण, क्योंकि जब दिन हो जाता है तो चकवा अलग हो जाता है और चकवी पक्षी अलग हो जाते हैं, तो एक विरह की वेदना यहाँ पर दृष्टिगत हो रही है। एक पागल सा इधर उधर वो घूम रहा है, कौन? चकवा पक्षी चकवी की तलाश में तो ये इस भाव को यहाँ पर इस कविता में पिरोया गया है मित्रों। अब हम आपको तीसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं। तीसरी कविता में आप देखेंगे मित्रों, मूर्छित थी इंद्रिय स्तब्ध, मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध, जग जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। ध्यान देंगे मित्रों, रात्र के इस पहर में समस्त संसार नींद में डूबा हुआ दिखाई पड़ता है। मूर्छित थी इंद्रिय स्तब्ध जग, यानी पूरा संसार जो है, पूरे संसार नींद में निद्रा में डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा था। उसका निश्चल अचेत पड़ा था, अर्थात उसका जो शरीर था वो कैसा पड़ा हुआ था? अस्तब्ध जग, इंद्रिय जो थी उसकी अस्तब्ध हो गई थी, पूरी तरह से निश्चेत हो गई थी, निश्चल अचेत पड़ा रहा था। उस समय जड़ और चेतन सभी एक प्रकार से, जड़ चेतन सब एकाकार, इसका मतलब जड़ चेतन जो भी थे वो सभी एक से हुए प्रतीत हो रहे थे मित्रों, अर्थात चेतन प्राणी भी निद्रा में थे, निद्रा में डूबे हुए जड़ के समान ही क्रियाहीन तथा निश्चल बन गए थे। इस भाव को यहाँ पर देखा जा रहा है, अर्थात इस समय संसार में केवल सोते हुए व्यक्तियों की सांसों के चलने की ही एकमात्र क्रिया हो रही थी, सांसों का आना जाना, अर्थात इस संसार में रहने वाले जो प्राणी थे उनके केवल एकमात्र ही सांसों के चलने का एकमात्र क्रिया होना प्रतीत हो रहा था, और सभी कार्य क्या थे मित्रों? बंद हो चुके थे। तो यह रात्र के तीसरे पहर की बात बताई जा रही है मित्रों। पूरी ही तरह से रात की असनिग्धता को बताया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है कि किस तरह से जीव अपने रूप को करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, किस तरह से निद्रा में और किस तरह से अपने शिथिलता को व्यक्त कर रहे हैं। इस भाव को इस कविता में बताया जा रहा है मित्रों। अब आप देखेंगे
ये जो चौथी कविता है, इस चौथी कविता में आप देखेंगे मित्रों, पूरी ही तरह से आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तूने ही पहले बहुदर्शिनी, अब यहाँ पे देखेंगे मित्रों, ये बहुदर्शनी शब्द आया हुआ है। बहुदर्शनी किसके लिए प्रयोग किया गया है? विहंगनी, बहुदर्शनी, यानी पक्षी के लिए ही प्रयोग किया गया है मित्रों। तो यहाँ पर देखें, तूने ही पहले बहुदर्शनी, अर्थात हे विहंगिनी, तूने ही पहले, ऐसे शांत था स्निग्ध वातावरण में सब कुछ देखने वाली है बाल विहंगनी, अर्थात तूने ही सब कुछ देखा है, तूने ही पहले इसको, इस दृश्य को देख चुकी हो। गाया जागृत का गाना, और तुम्ही ने ही सबसे पहले निष्पक्ष भाव से जो है, पूरी तरह से जो है, तुम्ही ने आकर के इस जागरण का गीत छेड़ा है, अर्थात जगाने का गीत तुमने ही सर्वप्रथम छेड़ा है। गाया जागृत का गाना, जागृत का मतलब जगाने का गाना तुमने ही सर्वप्रथम छेड़ा है। इस पक्षी को जो है इंगित करते हुए कवि सुमित्रानंद पंत जी यहाँ पर कह रहे हैं मित्रों, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी, चारिणी गूंथ दिया ताना बाना। वो कहते हैं, हे आकाश विहारिणी, नभचारिणी का मतलब होता है मित्रों आकाश में विचरण करने वाली, विहार करने वाली पक्षी, तथा अर्थात हे आकाश विहारिणी, तुमने ही इस मूर्छित, निष्पक्ष तथा ग्लान जगतों को, संसार को अपने इस अद्भुत गीत के माध्यम से शोभा, सुगंध, अब देखेंगे मतलब गूंथ दिया ताना बाना, सारे सुख को तुमने क्या कर दिया है? उपलब्ध करा दिया है उसके माध्यम से, यानी शोभा को, सुगंध को, सुख और अभिनय चेतना के ताने बाने में बुन दिया है। यानी पूरा ही संसार जो है क्रियाशील हो उठा है और जग गया है। तो यहाँ पर भाव ये प्रकट हो रहा है मित्रों कि जो नभचारिणी है, जो पक्षी है, उसने जग करके अपने मधुर गान से पूरे ही संसार को चिद निद्रा से जो है जगा दिया है, और वो अपने अपने कार्य में सुखपूर्वक लग गए हैं मित्रों, प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य में लग जाते हैं। तो ये भाव इस कविता में आ रहा है। आपको पूरे ही कविता में इसमें मित्रों जिस अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसमें आपको कोमल कांत मधुर पदावली का प्रयोग किया गया है, और इसमें एक प्रकार से पंथ की कोमल कल्पना के दर्शन हो रहे हैं इसमें मित्रों, और छायावाद भाव के एवं शिल्प मिल रहा है। कमल कोड में रूपक अलंकार, कोक शोक में पद मैत्री, मूर्छित थी इंद्रियों में लक्षण विद्यमान हो रहे हैं इसमें मित्रों, और रात के अस्तब्ध वातावरण को व्यक्त किया गया है, एक भयानक वातावरण में व्यक्त किया गया है। इस अवतरण में भयानक रस की व्यंजना पाई जा रही है मित्रों। और शशिबाला शब्द आया हुआ है, इसमें मानवीकरण अलंकार का पूरी तरह से प्रयोग किया गया है। तो पूरी ही तरह से आप विशेष के रूप में इन बिंदुओं को लिखेंगे मित्रों। अब हम आपको दूसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाली है मित्रों। तो दूसरी कविता आप देखेंगे यहाँ पर, दूसरी कविता आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनने वाली है। तो इस कविता को पूरी तरह से आप समझेंगे। निराकार तम मानो सहसा, अब निराकार शब्द आया हुआ है, संदर्भ आपका पूर्वोत रहेगा मित्रों। प्रसंग थोड़ा हम समझ लेंगे इसमें। प्रसंग में आपको इतना बता देना है कि रात्रि समाप्ति के बाद प्रातः होने वाली परिवर्तनों का वर्णन इस कविता में किया गया है। यानी जो रात्रि समाप्त हो जाती है, सुबह के समय का दृश्य इस कविता में पूरी तरह से दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। प्रातःकाल होते ही चारों तरफ आकाश फैल जाता है, जिसमें सभी कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। पवन चलने लगते हैं, फूल खिल उठते हैं, समस्त प्राणी निद्रा त्याग कर चेतन में लौट जाते हैं, आते हैं, यानी चेतनावस्था में हो जाते हैं। चारों ओर सुनहली आभा फैल जाती है, फूलों की सुगंध वातावरण को और आनंदित करने लगती है। सूर्य की प्रथम रश्मि के पृथ्वी पर आते ही बाल विहंगिनी का मधुर गीत शुरू हो जाता है, और संसार में सर्वत्र चेतना एवं नई स्फूर्ति व्याप्त हो जाती है। ये सारे भाव प्रसंग के रूप में आप लिख सकते हैं इसमें। तो देखेंगे मित्रों, ये निराकार शब्द आया हुआ है। निराकार का मतलब होता है आकारहीन, जिसका कोई आकार प्रकार ना हो, उसको निराकार कहते हैं। और
द्रुत शब्द आया हुआ है मित्रों। ये द्रुत शब्द का तात्पर्य होता है शीघ्र। द्रुत का मतलब होता है शीघ्र, और द्रुत जगत जाल में। तो इस तरह से हम इसको तम का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, तम का मतलब अंधकार होता है, और ज्योतिपुंज शब्द आया है इस कविता में, जिसका मतलब होता है प्रकाश से। और शिहर शब्द का होता है रोमांचित होना। द्रुमदल का मतलब होता है वृक्षों के पत्ते से, और समीकरण का मतलब होता है यहाँ पर मित्रों पवन से। मधु बाला को भंवरे के बच्चे के रूप में यहाँ पर जाना गया है। तो हम पहली कविता को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें। तो देखेंगे मित्रों, निराकार तम मानो सहसा। कवि यहाँ पर बता रहा है मित्रों कि अंधकार के समाप्त होने के बाद, अर्थात रात्रि के बाद पश्चात जो है अंधकार अचानक ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके होने के पश्चात ज्योतिपुंज में हो साकार, प्रातः काल होने वाले परिवर्तनों का वर्णन यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें कवि कह रहा है कि प्रातः काल होते ही आकारहीन अंधकार जो था वो अचानक प्रकाश के समूह के कारण साकार रूप में परिवर्तित हो गया है। जो अंधकार था वो प्रकाश के कारण मित्रों साकार रूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात प्रकाश के रूप में हो गया है। वो बदल गया द्रुत जगत जाल में। और पूरी तरह से अंधकार के कारण जिन व्यक्ति तथा वस्तुओं को हम आकार स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, वो दिन में प्रकाश के कारण स्पष्ट दिखाई देने लग रहे हैं। बदल गया द्रुत जगत जाल, अचानक प्रकाश के समूह के उत्पन्न होने के कारण मित्रों परिवर्तन के कारण संसार के विभिन्न प्राणी तथा विभिन्न वस्तुएं अनेक रूपों तथा नामों के साथ स्पष्ट दिखाई पड़ने लग गई हैं। द्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। अब धर कर नाम रूप नाना का मतलब, जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर गए तो जो भी वस्तुएं हमको दिखाई नहीं पड़ रही थी उनको हम हर तरह से देखने लगे, उनके नामों को समझने लगे, उनको जानने लगे कि क्या हम देख रहे हैं। तो ये भाव इस कविता में मिल रहा है मित्रों। अब हम आपको दूसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं। दूसरी कविता आप देखेंगे मित्रों, उसमें बहुत ही सरल ढंग से आप इसको समझेंगे। सिहर उठे, आपको बताया गया मित्रों, सिहर का मतलब होता है रोमांचित हो जाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, यानी कि सूर्य की प्रथम किरणों के स्पर्श के कारण ही वृक्षों के जो पत्ते हैं वो रोमांचित हो उठते हैं। सिहर उठे पुलकित हो द्रुम, द्रुम माने वृक्ष जो होते हैं मित्रों, द्रुम के दल हैं जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से क्या हो गए हैं, पूरी तरह से जो है रोमांचित हो उठे हैं, क्योंकि उन पर जो है सूर्य की प्रथम किरण पड़ चुकी है। इसलिए वृक्ष के पत्ते जो है पूरी तरह से जो है रोमांचित हो उठते हैं। तथा सोया हुआ पवन सुप्त समीरण, समीरण का मतलब पवन होता है मित्रों। तो सुप्त का मतलब सोया हुआ, तो सोया हुआ जो पवन है हुआ अधीर, अर्थात जो पवन अभी तक रात्रि में सोया हुआ था वो पवन निद्रा में था, वो निद्रा को त्याग करके पेड़ों की पत्तियों को हिलाने लगा है, अर्थात हुआ अधीर होकर के वो पूरे पेड़ों की पत्तियों को क्या करने लगा है, हिलाने लगा है। झलका हास कुसुम अधरों पर, सूर्य की इन किरणों का स्पर्श पा करके फूल मुस्कुराने लगे हैं। झलका हास, हास का मतलब उन पर हंसी आ रही है, जो फूल हैं वो मुस्कुराने लगे हैं। कुसुम का मतलब फूल होता है मित्रों। झलका हास कुसुम अधरों पर, यानी कलियों कि जो अधर हैं अर्थात जो उनके ओठ हैं वो मुस्कुरा उठे हैं। सूर्य के प्रकाश को पा करके फूल मुस्कुराने लगे हैं और खिल गए हैं मित्रों। ये भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तथा उन पर गिरी हुई ओस की जो बूंदें हैं वो मोती के समान हिलती हुई प्रतीत लग रही हैं। हिल मोती का सा दाना, जो सब आप देखे होंगे मित्रों, जो ओस होते हैं वो मोती के सदृश दिखाई पड़ते हैं। तो जो उन फूलों पर, उन पत्तों पर जो ओस पड़ी हुई है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मोती के समान दिखाई पड़ रही हैं, हिलती डुलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जब उनके पत्ते हिलते हैं तो मोती के सदृश ओस की बूंदें भी हिलती डुलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो फूल की अधरों पर ओस की बूंदें हास्य के समान हों, यानी कि ओठों पर यानी कि फूल के अधरों पर जब ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं तो यहाँ पर यह प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो मुस्कुराने की तरह, अर्थात हास्य के समान दिखाई पड़ रही हैं। उनको एक तरह से हंसी आने के रूप में प्रकट हो रही हैं वो उसकी बूंदें
फूलों की कलियों पर, फूलों पर, तो यह भाव यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है मित्रों। अब हम आपको तीसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। ये तीसरी कविता आप देखेंगे। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाला, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता है मित्रों, पूरी ही तरह से आप इसको समझेंगे। खुले पलक, यहाँ पर देखेंगे संसार के सभी व्यक्ति सूर्य की प्रथम किरणों को स्पर्श पाते ही अपनी पलकों को क्या करते हैं, खोल देते हैं। अर्थात खुले पलक का मतलब नींद से जग जाना। तो यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों, खुले पलक अर्थात संसार के समस्त प्राणी सूर्य के रश्मि पड़ने पर, प्रकाश पड़ने पर जग जाते हैं, ये भाव यहाँ पर मिल रहा है। फैली सुवर्ण छवि, जब सूर्य की सुवर्ण रूपी किरण उन पर पड़ती है तो अपने निद्रा से जो है पूरी तरह से उसके स्पर्श से जग जाते हैं, उनकी पलक खुल जाती है, उनकी नींद जो है वो त्याग करके उठ जाते हैं और चैतन्य हो उठते हैं, ये भाव यहाँ पर मिल रहा है। खिली सुरभि डोले मधुबाला, सूर्य की सुनहरी किरणों का प्रकाश सभी तरह छा जाता है, सभी तरफ जो है उसका प्रकाश हो जाता है। प्रातःकालीन जो पवन है फूलों की सुगंध को चारों ओर फैलाने लगती है। ध्यान देंगे, खिली सुरभि डोले मधुबाला, जब सुबह होती है तो उसकी सुगंध जो है मित्रों पूरी तरह से इधर उधर फैलने लगती है पवन के सहारे से, और भंवरों के समूह फूलों के रस का पान करने के लिए उनके ऊपर मड़राने लगते हैं। तो देखिए, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन डोले मधुबाला, जो मधुबाला है, जो भंवरे हैं, वो उन सुगंधों को प्राप्त करने के लिए फूलों के ऊपर मड़राने लगते हैं, घूमने लगते हैं। कहने का मतलब ये है मित्रों, जब सुबह होती है फूल की कलियां, फूल खिल उठते हैं, तो जब फूल खिल उठते हैं तो उसमें से सुगंध स्पंदन होने लगती है, बाहर निकलने लगती है। तो उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए भंवरे उनके ऊपर क्या करने लगते हैं, मड़राने लगते हैं, घूमने लगते हैं। भ्रमर स्पंदन कंपन और नवजीवन क्या दिखाई पड़ता है, मानो सूर्य की जो किरणें हैं ने सारे संसार में नई स्फूर्ति तथा नई चेतना का संचार कर दिया हो, ऐसा प्रकट होता है। स्पंदन कंपन, सारे जो है दृश्य चलायमान दिखाई पड़ते हैं, कंपन दिखाई पड़ता है, और नवजीवन, एक नए जीवन की सृष्टि दिखाई पड़ती है जब सूर्य की रश्मि इस संसार में सुबह के समय पड़ती है मित्रों। अर्थात सारा संसार उत्साह और नवजीवन की चेतना से गतिशील हो जाता है। स्पंदन कंपन और नवजीवन अर्थात पूरा ही संसार एक नए जीवन को प्राप्त करने की अभिलाषा से आगे बढ़ने को प्रयासरत हो जाता है। सीखा जग ने अपनाना, ध्यान देंगे मित्रों, ऐसा जागृति के वातावरण में हे रंगमयी विहंगिनी, कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुमने प्रथम रश्मि के आगमन को किस प्रकार पहचान लिया और उसका स्वागत करने के लिए दिव्य संगीत तुमने कहाँ कहाँ से सीख लिया। सीखा जग ने अपनाना, अर्थात इस संसार में जो तुमने इस तरह से संगीत और गीत को एक स्वागत के रूप में किस प्रकार से इस संगीत को सीखने में सक्षम हो पाए, हे विहंगनी। इससे कवि जो है प्रश्न कर रहा है मित्रों, किससे प्रश्न कर रहा है, उस विहंगनी से प्रश्न कर रहा है मित्रों। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस कविता में, जो कि अंतिम कविता है मित्रों, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। जो प्रथम किरण आई पृथ्वी पर, तो उस पृथ्वी पर जो प्रथम किरण आई उसको तुमने कैसे पहचान लिया। हे रंगिणी, हे जो है नवचारिणी, तुमने किस प्रकार से इस प्रथम किरणों को पहचाना, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया ये स्वर्गिक गाना। इस स्वर्ग लोक से गाने वाले इस गीत को तुमने कैसे इस जागृत अवस्था में, इस वातावरण में किस तरह से तुमने इस गीत को सीखा, कैसे तुमने इसको गाने का प्रयास किया और किस तरह से तुमने इसको गाया, इसकी पहचान तुमने कहाँ से पाई इस स्वागत के गीत को गाने का मित्रों। तो दिव्य संगीत तुमने कहाँ से सीखा, इस प्रश्न को यहाँ पर कवि विहंगिनी से कर रहा है, अर्थात पक्षी से कर रहा है, उससे प्रश्न कर रहा है कवि। तो ये आपकी अंतिम कविता थी मित्रों। अब मैं आपको विशेष के रूप में बताना चाहता हूँ मित्रों कि इसमें जो आप विशेष लिखेंगे, इस विशेष में कविता का मूल स्वर रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत दिखाई पड़ रहा है।
संपूर्ण छंद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें आपको पूरे ही छंद में मानवीकरण अलंकार मिल रहा है मित्रों, इसको आपको नहीं भूलना है। मानवीकरण अलंकार का इसमें पूरी ही कविता में प्रयोग किया गया है, जो कि आपको व्याख्या के रूप में दिया गया। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग और हिल मोती का सा दाना, इसमें आपको उपमा अलंकार मिल रहा है। तो पूरी तरह से आपको इसमें मानवीकरण अलंकार और उपमा अलंकार का समावेश दिखाई पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि आप पूरी ही कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो सारे बिंदु आपको समझ में आ जाएंगे, परीक्षा में आप अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसी के साथ चाहूँगा कि आप कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।